मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अनुराग रस्तोगी जी से। एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग हरियाणा के एसीएस हैं, उनसे बातचीत करेंगे कई अहम मुद्दों के ऊपर, विशेषकर जो एक्साइज पॉलिसी है, कोरोना काल है, इन मुद्दों पर अपने दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ जानकारियां इनसे एकत्रित करेंगे। सर, सबसे पहले आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कोरोना काल रहा और कोरोना काल में अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर आज तक की स्थिति जो है पेट्रोल डीजल इनमें क्या रही, और उससे पिछले एक साल में आज तक की डेट को ही काउंट किया जाए कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 20 जो है जनवरी तक क्या स्थिति थी, कितने तुलनात्मक स्थिति रही है? देखिए, ये तो बात सभी को जानकारी में है कि अप्रैल और मई के महीनों में ख़ास तौर से ट्रांसपोर्ट में काफ़ी इफ़ेक्ट आया और उस समय पे सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट तो चल रहा था, बाकी पैसेंजर व्हीकल्स और पैसेंजर मूवमेंट तो बहुत कम था। इसलिए डीजल और पेट्रोल के जहाँ तक वैट का प्रश्न है, टैक्स का प्रश्न है, उसमें हम पिछले साल की तुलना में लगभग 3-4% नीचे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें लगभग 1-2% की हम कवर कर लेंगे और शायद पूरा साल जो हमारा क्लोज होगा 31 मार्च को जाकर, वो पिछले साल की तुलना में 1 या 2% नीचे होगा। पिछले साल कुल 8,650 करोड़ का रेवेन्यू पूरे साल में आया था। इस साल हमें उम्मीद है कि हम 8,500 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे। सर, अगर इसमें बात की जाए पेट्रोल और डीजल के अलावा जीएसटी की है, तो जीएसटी में यही स्थिति तुलनात्मक दोनों वर्षों की कैसी रही? जीएसटी में स्थिति थोड़ी सी बेहतर है डीजल और पेट्रोल के कंपैरिजन में, और जीएसटी के कलेक्शंस हमारे अब आके लगभग पिछले साल के टोटल कलेक्शंस के जो अब तक के पीरियड के थे तब उसके बराबर हो गए हैं। पिछले साल अब तक लगभग 15,200 करोड़ का रेवेन्यू आया था और इस साल अब तक 15,000 करोड़ का रेवेन्यू आ गया है। अगले 70 दिन और अभी बाकी हैं इस वित्तीय वर्ष के, और मुझे उम्मीद है कि हम पिछले साल के जीएसटी की फिगर को इस बार भी टच करेंगे। पिछली बारी लगभग 19,500 करोड़ का रेवेन्यू एसजीएसटी में आया था। मुझे उम्मीद है कि हम सिमिलर फिगर इस बार भी हमारी आ जाएगी। सर, जिस प्रकार से कोरोना काल में शराब के ठेके बंद रहे, कितना समय बंद रहे हरियाणा के अंदर, और अगर देखा जाए शराब से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उनके लिए क्या रहा? वहाँ भी घाटा रहा या बराबरी रही? देखिए, जहाँ तक एक्साइज का प्रश्न है, दैट इज़ लिकर वेंड्स का प्रश्न है, उसमें हमारे लगभग 50 दिन इस वर्ष जो हैं वो कोरोना की वजह से वेंड्स बंद रहे। उसके बाद भी छोटी मोटी दिक्कतें हमें कई जगह से आती रहीं और हमने ये फैसला कर लिया था कि अगर कोई भी वेंड हमारा किसी भी पीरियड के लिए बंद रहता है कोविड कंटेनमेंट जोन में आने की वजह से, तो हम उसका उस पीरियड का टोटल रेवेन्यू वेव ऑफ करेंगे, जो हमने किया है। तो इसकी वजह से हमारे कहीं कहीं कलेक्शंस उन वेंड्स के कम रहे, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी इस बार की जो एक्साइज पॉलिसी थी और जो हमने एक्साइज एक्ट में अमेंडमेंट्स किए और उनका जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन था, और ख़ास तौर से जिस प्रकार से हमने सभी अपने जो मैन्युफैक्चरर्स थे, डिस्टिलरीज़ थी, उन डिस्टिलरीज़ के प्रमाइसेस में अपनी प्रेजेंस बढ़ाई, हमारा स्टाफ की पोस्टिंग और पुलिस की पोस्टिंग सुदृढ़ करी, तो इन सब का रिज़ल्ट ये है कि पिछले साल की तुलना में अब तक एक्साइज का कलेक्शन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। पिछले साल अब तक 5,300 करोड़ के करीब आया था, इस बार 5,400 करोड़ ऑलरेडी आ चुका है, और इस वित्तीय वर्ष को मुझे उम्मीद है कि हम पिछले साल की तुलना में डेफिनेटली 6-7% से एक्सीड करेंगे। सर, शराब के जो ठेकेदार हैं उनको जो 50 दिन के करीब ये बंद रहा लॉकडाउन के दौरान या उस किन्हीं भी परिस्थितियों में रहा कोरोना के काल में, उनको कैसे कंपनसेट किया जाएगा? उनको किस तरह से राहत दी जा रही है? जी, इस पॉलिसी में हमने बड़ा स्पष्ट कर दिया था। जब एक्चुअली हमारे वेंड्स ऑक्शन हुए थे मार्च के पहले और दूसरे हफ्ते में, उसके बाद आपको ध्यान होगा कि कोरोना की स्थिति बन गई, तो जब एमएचए ने, भारत सरकार ने ये अनाउंस किया कि अब वेंड्स खुल सकते हैं, तो उसके बाद हमने अपनी पॉलिसी अमेंड करी, और अमेंडमेंट लाते समय हमने ये स्पष्ट कर दिया कि जितने दिन भी कोई ठेका बंद रहा
उस पीरियड की कोई लाइसेंस फी हम उससे नहीं लेंगे। सर, अगर बात की जाए विदेशी शराब की, विदेशी शराब हरियाणा में बेचने की क्या नीति है? कितने लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं? मतलब इसके लिए मेन आपका क्या थीम है? किस तरह से इसको इसका शुद्धिकरण किया जा रहा है? मेरे ख्याल से शायद जो प्रश्न आप पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि पिछले वर्ष तक हमारी जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी का लाभ उठाते हुए एक तरीके से आईएफएल जिसको बोलते हैं इंपोर्टेड फॉरेन लिकर, उसकी सेल में एक मोनोपोली क्रिएट हो गई थी। तो जब हम इस बार एक्साइज पॉलिसी ला रहे थे फरवरी मार्च 2020 के महीने में, तो एक हमारे दिमाग में ये मूल प्रश्न था कि हम इस मोनोपोली को कैसे तोड़ें। और हमने, आपको ये बताते हुए मुझे खुशी होगी कि इस मोनोपोली को अपनी पॉलिसी में हमने एड्रेस किया, और उसकी वजह से ये हो सकता है कि हमें 30, 40, 50 करोड़ रुपए का नुकसान जाए, लेकिन मोनोपोली तोड़ने के लिए हमें इस ट्रेड में जो भी कुछ करना होगा वो हम करेंगे, और हमने किया। हमने जो 64 करोड़ रुपए का लाइसेंस की वैल्यू थी, उसको हमने तोड़ के 1 करोड़ रुपए का लाइसेंस कर दिया, और जो पहले 1 प्लेयर होता था उसकी जगह अब 8 प्लेयर इस फील्ड में हैं। तो कोई मोनोपोली तोड़ दी हमने। उससे अगर 40-50 करोड़ रुपए का नुकसान भी होता है तो वो हम वहन करने के लिए डे 1 से तैयार हैं। सर, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अवैध शराब बनाने वाले भी अपने कारोबार करते ही रहते हैं। कई तरह की घटनाएं भी होती हैं, कई बार हादसे भी इन पर हो जाते हैं। अवैध शराब ना बिके, हादसे भी ना हो, रेवेन्यू की चोरी भी ना हो, इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ा, जो भी कोई पॉलिसी बनाता है एक्साइज की, उसके लिए एक बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। कई बारी हमें लगता है कि हम जैसे कुछ एक स्टेट्स ने कर रखा है कि कंट्री लिकर टोटली बंद भी कर दें, लेकिन समस्या यही आती है कि अगर हम कंट्री लिकर जो कि चीप रेट पे अवेलेबल होती है उसको अगर हम बंद कर दें, तो कहीं जो इस तरीके के अवैध शराब बनाने वाले लोग हैं उनका इंसेंटिव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रयास यही रहता है कि जो चीपेस्ट लिसिट लिकर है, जो कि लीगल तरीके से, वैध तरीके से हमारी डिस्टिलरीज में बनी हुई लिकर है, जिसको देसी शराब कहते हैं, उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट लोगों के लिए मिनिमम रखी जाए उस पे। इसलिए हम ड्यूटी भी जो हमारी अंग्रेजी शराब है उसके मुकाबले आधी से कम ड्यूटी हम उस पर लेते हैं। तो प्रयास यही रहता है कि वो हम चीप रेट्स पे लोगों को मिले। ये एक विडंबना है कि कहीं कई बारी ये भी लगता है कि भाई आफ्टर ऑल एक ऐसी चीज़ जिससे कि हम रेवेन्यू ले रहे हैं, वो कई बारी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट है, और या जिसको मैं कहूँ कि ये एक तरीके से ऐसी स्थिति है जिसको कि हम अननेसेसरी ईविल बोल सकते हैं। अब एक समय ऐसा था जब स्टेट ने प्रयास किया प्रोहिबिशन लाने का, लेकिन नहीं ला पाए। उसकी वजह से समाज में और 10 कठिनाइयाँ पैदा हो गई, लिकर माफियाज डेवलप हो गए। तो अल्टीमेटली सरकार को यही लगता है कि लिकर लीगली अवेलेबल होनी चाहिए, और प्रयास ये होने चाहिए कि अगर कहीं भी कोई भी इंस्टेंस अवैध शराब का सामने आता है तो उस पर बड़ी हैविली क्रैकडाउन किया जाए। और हमने इसके लिए इस बार जो अपनी एक्साइज पॉलिसी थी उसमें सेंटेंस का पीरियड बढ़ाया। हमने उसमें जो ऑफिस, जितने ऑफेंसेस कंपाउंड हो सकते थे, वो कंपाउंडेबिलिटी उनकी सब सीरियस ऑफेंसेस की कम की, और आज के दिन उनको ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल बनाया। और उसमें ये भी डाला कि अगर कोई कॉन्फिस्केटेड व्हीकल है तो वो व्हीकल भी डिस्पोज ऑफ की जाएगी। तो कई तरीके के हमने चेंजेस, स्ट्रॉन्ग चेंजेस करके मैसेज देने की कोशिश की है। और आपने अगर नोट किया हो, पुलिस ने भी इस बारी जितनी अवैध शराब बनाने वाले इदारे थे उनको पकड़ा है, वो भी मेरे ख्याल से एक पिछले कई सालों के कंपैरिजन में रिकॉर्ड हुआ। सर, हरियाणा का बजट आएगा जल्दी, पहले केंद्र का आएगा फिर हरियाणा का आएगा, तो निस्संदेह उसमें एक्साइज पॉलिसी भी हरियाणा की एक बार दोबारा से लोगों को दी जाएगी। उस पॉलिसी के लिए आपकी क्या इस वक्त एक्सरसाइज चल रही है? उसके लिए क्या क्या आपके दिमाग में फोकस है कि किन चीज़ों को सेंट्रलाइज किया जाए? देखिए, पॉलिसी एक्साइज की हमेशा ही एक सीक्रेट होती है, तो उसके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। लेकिन एक जो आपका मूल प्रश्न है, इस बारी जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमने 50 दिन लूज़ किए, तो हमारा एक्साइज ईयर इस बार 1 अप्रैल की बजाय 20 मई को शुरू होगा। तो 20 मई के लिए हम अपना जो एक्साइज पॉलिसी के लिए डिस्कशंस हैं उसका काम मार्च के पहले हफ्ते में शुरू करेंगे। अदरवाइज़ हर साल ये काम जनवरी में शुरू हो जाता है।
तो देखते हैं मार्च में फिर क्या सुझाव लोगों के हमारे पास आते हैं, क्या लोगों को लगा, लाइसेंसीज को लगा, डिस्टिलरीज को लगा, या आम पब्लिक, जहाँ से भी सुझाव आएंगे उन सारे सुझावों को हम कंसीडर करके फिर एक कोशिश करेंगे कि अगेन एक बैलेंस्ड अच्छी एक्साइज पॉलिसी ला सकें, जिसमें कि आम आदमी को लिकर ठीक रेट पे अच्छी बनी हुई लिकर, अच्छी क्वालिटी की लिकर मिले, और जो लोग इस ट्रेड में हैं वो एक रीज़नेबल मुनाफा लें। ये नहीं कि वो कोई बहुत एक बड़ा मुनाफा लेके और इस ट्रेड को ख़राब करें, और साथ में सरकार का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू में भी एक रीज़नेबल इंक्रीज़ आए। सर एक चीज़ और है, जीएसटी को लेकर कहीं ना कहीं अनियमितताओं की शिकायत भी आती रहती है कि व्यापारी या कुछ लोग इस तरह के पिछले भी चर्चाएं रही, उनको घोटाले का भी नाम दिया जाता है। इन चीज़ों पर अंकुश लगाने या अवेयरनेस के लिए क्या प्रोग्राम है? देखिए, एक्चुअली जब भी कभी आप कोई एक बदलाव लाते हो तो ये देखने में आया है कि जो इस तरीके से चोरी करने की प्रवृत्ति वाले लोग हैं ये कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेते हैं। जो आप जीएसटी में, यस ये बात आपकी सही है कि जब जीएसटी इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ 2017 में, तो कुछ एक लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि इसमें एक प्रोविज़न किया गया क्विक रजिस्ट्रेशन का, तो उन्होंने क्विक रजिस्ट्रेशन करा के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया फर्जी कागज़ों के बेसिस पे, और उसके बाद वो फिर टैक्स पेयर्स गायब हो गए बिना सरकार को टैक्स दिए। तो ये दिक्कतें कई बार आती हैं, बट अब धीरे धीरे इनको एड्रेस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पिछला पूरा का पूरा साल कोरोना की वजह से दिक्कत रही, और जो हम जितने चेंजेस लाना चाहते थे, एक हमारा कहीं ना कहीं रिटर्न फाइलिंग सिस्टम भी इसकी वजह से अफेक्ट हुआ। हमें लोगों को रिटर्न फाइल करने के लिए ज़्यादा समय देना पड़ा। अगर कोई लोग जैसे मंथली रिटर्न्स थी तो उनकी हमने टाइम अवधि भी क्वार्टरली करनी पड़ी। तो कुछ एक इश्यूज़ इस तरीके के आए जीएसटी में, जिसकी वजह से इस साल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रही। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जो हमारा जीएसटी नेटवर्क है वो और सुदृढ़ होगा, और हम इवन जो वो 3 दिन वाला लॉ है उस लॉ को भी अमेंड करके अब 7 दिन कर रहे हैं। हम बेहतर और अच्छे लोगों को ही टैक्स पेयर बनाने के लिए रजिस्टर करेंगे। तो इन सब चीज़ों से कोशिश कर रहे हैं कि जो बीच में चोरी करने वाले एलिमेंट्स आ गए थे उनको दूर किया जाए। डिफरेंट तरीके के बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स और फ्रॉड एनालिटिक्स टूल्स हमने लिए हैं, उनका यूज़ शुरू कर रहे हैं, और अपने स्टाफ की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। आपको अगर ध्यान हो, अभी 3-4 दिन पहले एक सेमिनार भी हुआ था इस बारे में हमारे ऑफिसर्स का, और इस तरीके के हमारी जो वीसी पे मीटिंग्स रेगुलरली चल रही हैं अपने स्टाफ के साथ, जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं। सर अगर हरियाणा की डिस्टिलरियों का जिक्र किया जाए तो इनमें फ्लो मीटर व ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने की भी आपकी नीति है। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और डिस्टिलरियों के लिए और क्या आपकी नीति रहेगी? देखिए, एक ऐसा देखने में आ रहा था कि डिस्टिलरीज से कुछ एक माल बिना एक्साइज ड्यूटी पे करे स्मगलर्स को दिया जा रहा है, और वो स्मगलर इसको इधर उधर स्मगल कर रहे हैं, और एक केस खरखौदा में आपके सामने आया ही। तो नेचुरली उसको कहीं ना कहीं से बिना ड्यूटी पे करे लेकर मिल रही थी। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमने पिछले साल पॉलिसी बनाते समय ही कुछ एक मजबूत फैसले लिए, और उसमें ये फैसला भी था हमारा कि हम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाएंगे। तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, कि ये लिकर की हर बॉटल की मूवमेंट को ट्रैक करता है, और किसी भी समय हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये लिकर की बॉटल कहाँ से मैन्युफैक्चर हुई, कहाँ गई, कहाँ से सेल आउट हुई फाइनली। तो वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, उसका आज टेंडर हमारे पास रिसीव होने हैं, और अगर ईश्वर ने चाहा तो उसका टेंडर का काम अगर सुचारू ढंग से निबट गया तो हम उसको 6 से 8 महीने में इम्प्लीमेंट कर देंगे। दूसरा एक हमारा प्रयास है कि हम सभी डिस्टिलरीज में फ्लो मीटर्स लगाएं। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत टेक्नोलॉजी की खुद की आ रही है, कोई बहुत मजबूत सी टेक्नोलॉजी अभी हाथ नहीं आ रही है, बट हम फ्लो मीटर्स अल्टीमेटली लगाएंगे सभी डिस्टिलरीज में, जिससे हमें ये एग्जैक्टली पता लगेगा कि किस डिस्टिलरी में कितना ईएनए बन रहा है, और उस ईएनए से फिर हम कैलकुलेट एग्जैक्टली कर पाएंगे कि उसने कितनी लिकर बनाई, कितना ईएनए एक्सपोर्ट किया, या कितनी लिकर एक्सपोर्ट करी, और उन सब का जोड़ जो उसने फ्लो मीटर में फिगर आ रही है उससे मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा तो हम उसको सोर्स पे ही पकड़ लेंगे कि तुम्हारा जो है कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में गलती है और तुम टैक्स की चोरी कर रहे हो। धन्यवाद सर। तो ये हैं अनुराग रस्तोगी जी, एसीएस हैं विभाग के। इनका कहना है
कि कोरोना की वजह से इस बार क्योंकि जो एक्साइज ईयर है वो भी 10 मई से शुरू होगा, यानी लेट शुरू होगा, लोग जिस वजह से कहीं ना कहीं पॉलिसी जो बनेगी वो भी नए वर्ष में ही शुरू की जाएगी, लागू की जाएगी। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।